हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक और फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लाइट चैप्टर की कहानी को अब आगे बढ़ाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपने लाइट के एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना बारे में पढ़ा था, है ना, रिफ्लेक्शन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उस वक्त हमने रिफ्लेक्शन की स्टडी करी थी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ ग्लैंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है। बेसिकली अगर लाइट स्ट्राइक कर रहा हो, लाइट जिस सरफेस पे टकराता है, अगर उस सरफेस का नेचर स्मूथ हो, काफ़ी चिकना सरफेस हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, तो उस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन को हमने क्लासिफाई किया नेचर ऑफ इंसिडेंट सरफेस के बेसिस पे। जी हाँ, नेचर ऑफ इंसिडेंट सरफेस के बेसिस पे, है ना, कि सरफेस का नेचर कैसा है। अगर वो सरफेस स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा, दैट रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दैट रिफ्लेक्शन विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफरेंशन मैंने लिख दिया यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे टेक प्लेस करता है वो क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि सर अगर सरफेस स्मूथ ना हो, इरेगुलर सरफेस हो, अनइवन सरफेस हो, तो जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा वो कैसा होगा? सर जी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और उसको दूसरे वर्ड्स में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है बच्चों। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसलिए लिख दिया कि अगर सरफेस स्मूथ नहीं हो, मतलब कैसा सरफेस हो? रफ सरफेस हो, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर होगा, और जिसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। अगर फिगर की बात की जाए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे सर, या फिर कैसे दिखाएंगे कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज आपको एक अच्छे पैटर्न में, एक वेल डिफाइंड पैटर्न में नजर आ रही है ना। तो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन या सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात की जाए, तो उसमें आपको इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज में थोड़ी इरेगुलरिटी नजर आ रही है, ठीक है ना। तो इससे क्लियरली पता लगता है कि सरफेस कैसा था सर? अनइवन था, है ना। अगर ऐसे सरफेस पर भी आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन टाइप का डायग्राम बना मिले, तो फिर आप समझ जाएंगे कि सर क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज में रेगुलरिटी नहीं है ना, एक वेल डिफाइंड पैटर्न हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आप ये समझ जाएं कि सरफेस कैसा था? अनइवन था। आप सरफेस को देख के, फिगर की बात कर रहा हूं मैं, फिगर में सरफेस को देख के ये अंदाजा बिल्कुल भी ना लगाएं कि विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज इट। अगर सरफेस डिफाइंड है कि हाँ सरफेस रफ था, तो आप समझ जाइए द रिफ्लेक्शन विच विल टेक प्लेस विल बी इरेगुलर इन नेचर। सरफेस स्मूथ था तो द रिफ्लेक्शन विच विल टेक प्लेस विल बी रेगुलर इन नेचर, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फिगर का अंदाजा देख के आप रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, है ना। ये सिंपल, बचपन में भी हमने इसकी जानकारी ली थी रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक भी आपने पढ़ा था, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक भी हम लोग जानते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सोच समझने की कोशिश करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली ये बतलाता है कि जब भी कोई लाइट रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ रूल्स वो फॉलो करती है ना। मीन्स उस सरफेस के ऊपर जब रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमेशा फुलफिल्ड होंगी, कुछ कंडीशंस हैं जो हमेशा लाइट रे उसको ओबे करेगा, है ना। क्या कंडीशंस हैं? तो उस लॉ की स्टडी हम लोग करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में। सबसे पहला लॉ ये बताता है, पढ़ चुके हैं आप, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा। मीन्स
एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों का डिग्री मेजर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल सर अगर ये 30 डिग्री है तो सर ये भी 30 होगा, ये 60 डिग्री सर ये भी 60 होगा, ये 80 डिग्री सर ये भी 80, मीन्स whatever the angle incident ray is subtending with the normal, same will with the angle refracted ray will subtend with the normal. This is first law of reflection, my dear students. This is first law of reflection. Moving towards the next one, the second one is already also known to you, that is the incident ray, है ना, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंस वाले पॉइंट पे लाई करती हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, है ना। एक ही प्लेन कहने का मतलब, आप प्लेन की स्टडी करेंगे, हायर क्लासेज में जाएंगे तब आप इसको माइंड में रखिए। एक ही प्लेन का मतलब कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा था, है ना, जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो रहा हो तो वो तीनों रेज एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेंगी। कहने का मतलब कि तीनों को प्लेनर होंगी, है ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, है ना। चलिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उभर कर सामने आता है कि सर अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, मतलब, और इन दोनों एंगल को हम लोग एंगल ऑफ ग्लैंस बोलते हैं, है ना। दिस टू आर एंगल ऑफ ग्लैंस, मीन्स एंगल ऑफ ग्लैंस भी जो होता है वो इक्वल होता है। तो मैंने नोट में लिख दिया आपके कि सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, द एंगल्स ऑफ ग्लैंस आर इक्वल, इसलिए एंगल्स ऑफ ग्लैंस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके बेसिस पे मान लिया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि बताओ एक सरफेस था जिस पे बताइए कोई लाइट रे अगर 30 डिग्री सरफेस के साथ बनाते हुए स्ट्राइक हो रही है तो बताइए सरफेस के साथ कितना एंगल बताते हुए रिफ्लेक्ट होंगी। तो आप कहेंगे सर सिंपल 30 डिग्री, वाई, बिकॉज एंगल ऑफ ग्लैंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ग्लैंस, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे उस टाइम कि बताइए तब अगर 30 डिग्री सरफेस से बना रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये 30 है बच्चों तो ये क्या होगा 60, और अगर ये 60 है तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी 60। सो सिंपल, है ना। आप कैलकुलेट करेंगे और जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी मैं इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग से करवाऊंगा, है ना। तो अब आपने अभी तक क्या सीखा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा, उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी करी, है ना। आप जहां नोट करना चाहें वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं हमारी अगली टॉपिक की ओर, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। जी हाँ, इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेल्टा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डेल्टा, है ना। चलिए, ये टॉपिक हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आप यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, है ना। जानना बुरी चीज़ नहीं, इसलिए जानते हैं। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। जैसे मान लिया किसी लाइट रे की जर्नी कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया रे एओ, है ना। एओ रे मान लिया इस सरफेस पी क्यू पे किसी पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करता है ना। अब अगर ये स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, और जब रिफ्लेक्शन होता है तो ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है, ओ बी, है ना। तो इस पूरे फिनोमेना से एक चीज़ आती है कि सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और ये नॉर्मल था और ये दोनों बराबर होगी। वेरी गुड, मीन्स आपने अपना कॉन्सेप्ट लगा दिया जो अब तक जानते थे आप। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं करता, मीन्स लाइट रे की बेंडिंग नहीं होती, बेंडिंग सॉरी दैट इज बाउंसिंग बैक नहीं होती, नॉट बेंडिंग, बाउंसिंग बैक नहीं होती, तो फिर क्या होता, लाइट रे सीधा जाता। हाँ सर, अगर बाउंसिंग वुड नॉट हैव टेकन प्लेस, दिस शुड बी द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट, लाइट की ये वाली जर्नी होती है ना, लेकिन ये वाली इसकी ओरिजिनल जर्नी है और ये ना होते हुए द लाइट हैज बेंट इटसेल्फ, मीन्स डेविएटेड इटसेल्फ, लाइट ने खुद को मोड़ लिया। कितने अमाउंट से, ये वाले अमाउंट से, मीन्स दिस इज द अमाउंट बाय विच दिस लाइट रे हैज बीन डेविएटेड इटसेल्फ, है ना। हाँ सर, ये एंगल है जिस
से लाइट ने खुद को डेविएट कर लिया, एंड दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन इज, है ना, और यही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सो देखिए, अगर आप देखो तो क्या AOCA का स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा सर? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सारी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो मानते हैं कि एक तो पहले एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो चलो इसको आई लेट किया हमने, ठीक है ना। अब जानते हैं क्योंकि AOC कैसा लाइन है, तो सर स्ट्रेट लाइन। AOC इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और अगर AOC एक स्ट्रेट लाइन है तो AON प्लस NOB और प्लस एंगल BOC शुड बी 180 डिग्री। फिगर देख लीजिए अगर पढ़ लेना पड़ रहा हो तो, देखिए ध्यान से, AON दिस एंगल, NOB दिस एंगल and BOC this angle, this is 180 degree, that what I have written here, है ना। Now putting the values, what about angle AON? Was that angle of incidence? Yes sir. Was that angle of reflection? Yes sir. And was that angle of deviation? That is 180 degree. And if I is equal to R, जिसको हमने I लेट किया, तो आप उसके जगह I प्लेस कर सकते हो, तो I plus delta equals 180 degree. What about delta? 180 degree minus I plus I, 2I. That is delta equals 180 minus 2y. This is what angle of deviation is, है ना। मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया आपको कि दैट इज 180 डिग्री माइनस ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लिया मैं पूछूं आपसे कि बताओ कोई लाइट किसी सरफेस पे 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इंसिडेंट हो रहा है, मीन्स स्ट्राइक कर रहा है, तो बताइए उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, या फिर उस केस में लाइट रे कितने एंगल से डेविएट करेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर सिंपल है, इस फॉर्मूला पे प्लेस किया, डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली? 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा होता तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाती? 120 डिग्री, है ना। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं आपको, या नहीं भी मिल सकता हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, कभी कभी यूज करना पड़े तो यूज कर देना, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अच्छी बात होगी अगर आप जानते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक नए टॉपिक की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। द न्यू टॉपिक इज मिरर। द न्यू टॉपिक इज मिरर। मिरर तो हम लोग घर में यूज़ करते हैं सर, ये क्या नया टॉपिक हुआ है? तो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हाँ, दैट इज़ प्लेन मिरर। अच्छा, मतलब मिरर के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ हाँ, पहले ये तो जानो कि मिरर क्या होता है ना। तो मिरर होता क्या है? मिरर का डेफिनेशन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग एफिशिएंसी। चलिए यहाँ पे आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे। मान लिया किसी सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करती है, ढेर सारा लाइट रे स्ट्राइक किया मान लिया, ठीक है ना। तो क्या सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है? सर इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, है ना। कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब भी हो जाता है ना। ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। ओह, मतलब लाइट रे कितना रिफ्लेक्ट करेगा ये सरफेस की एबिलिटी होती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सरफेस की ही एबिलिटी होती है, और जिस सरफेस के पास सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी हो जाए वो मिरर कहलाने लगता है ना। उसको हम लोग प्यार से मिरर बोलना शुरू कर देते हैं। तो लिख दिया मैंने कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग एफिशिएंसी, जिसकी रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो। कितना? ग्रेटर देन 65%। मतलब सर, मतलब उस पर स्ट्राइक करने वाले लाइट रेज का मोर देन 65% पार्ट अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा हो तो उस सरफेस को हम लोग प्यार से मिरर बोलने लगते हैं, है ना। हो सर, अच्छा ये बात है, तब तो समझ में आ गया, है ना। मीन्स मिरर्स आर दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोर देन 65% ऑफ द लाइट rays striking on it, means it has very good reflecting efficiency and therefore it is termed as mirror. Very good. नाउ आगे प्रोसीड करते हैं, आते हैं मिरर के टाइप्स पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिरर दो टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर आप घर में यूज़ करते हैं। कर्व्ड मिरर को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, स्फेरिकल मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। लेकिन ये दोनों आपको सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसकी कहानी यहीं बंद करते हैं। स्फेरिकल मिरर को फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। आपने नाम सुना होगा इसका, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, है ना। मीन्स वी विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। First तो 2 types, plain and curved, and second one curved in a further 2 different types, concave and convex. Means all in all हम लोग को 3 टाइप्स के मिरर के बारे में पढ़ना है, प्लेन मिरर,
कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी जानेंगे, इसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी रे डायग्राम्स की भी स्टडी करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी पढ़ेंगे। फिलहाल पहले इस फिगर को नोट कीजिए, जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसको नोट डाउन कीजिए। मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। मिरर का डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ जाइए वही काफ़ी होगा। चलिए बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स बोले तो वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट की स्टडी करेंगे। ये मैंने बताना भूल गया था मैं, लेकिन सिंपल है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट, है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये जान लीजिएगा सिंपली कि हम लोग ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि ये जो डेफिनेशन हम लोग या फिर ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑब्जेक्ट का दे रहा हूँ, ये सिर्फ रिगार्डिंग ऑप्टिक्स है ना। हालांकि ऑब्जेक्ट को किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट रखिएगा तो रे डायग्राम्स बनाने में आपको आसानी होगी। हालांकि इसके महत्व का एहसास आपको होगा, वेट कीजिए, पहले समझते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने लिखा कि द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रेज, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रेज की मुलाकात हो रही हो वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर इंसिडेंट रेज वहां पे मीट कर रहे हो तो अगर वहां पे कुछ नहीं भी नजर आ रहा हो तो आप समझो कि ऑब्जेक्ट वही है ना। अगर इंसिडेंट रेज पूरा पैरेलल है सर तो कहीं तो मीट ही नहीं करेगा, तो आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ये एज्यूम करते हैं हम लोग, बिकॉज ये एजम्पशन है कि पैरेलल रेज की मुलाकात कहाँ होने वाली है, इन्फिनिटी पे। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ कंसीडर बैठते हैं, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे, है ना। उसी प्रकार अगर इमेज की बात की जाए तो जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात हो रही हो वहाँ इमेज होता है ना। उसी हिसाब से जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहा हो वहाँ इमेज होगा। अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगा, है ना। कोई दिक्कत। अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब जहाँ मीट कर रहा है वहाँ। डाइवर्जेंट है तो जहाँ अपीयर टू मीट कर रहा है वहाँ, है ना। यानी अगर रिफ्लेक्टेड रेज दो तरीके से मिल रहा है, मतलब एक जब वो एक्चुअली मीट कर रहा हो और दूसरा जब वो लग रहा है कि मीट करेगा, इनफैक्ट मीटिंग उसकी नहीं हो रही हो, दे आर अपियरिंग टू मीट, तब फिर उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है। मतलब ऑल इन ऑल ये समझो ना कि इमेज दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सर ये तो पढ़ा पढ़ाया टॉपिक है। जी हाँ, तो फिर से रिपीट कर लीजिए, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज की एक्चुअल मीटिंग हो, रिफ्लेक्टेड रेज की एक्चुअल मीटिंग हो तो रियल इमेज, और रिफ्लेक्टेड रेज अपीयरिंग टू मीट हो रहा हो तो फिर वर्चुअल इमेज, तो फिर वर्चुअल इमेज। हाँ सर अब समझ में आ गया, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज की रियल में मुलाकात हो रही हो तो रियल इमेज, और लग रहा हो कि अगर उसको प्रोड्यूस किया जाए तो दे विल मीट। फॉर एग्जांपल मान लिया, देखो ये था रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। तो इसको आगे तो मिलने से रहा, बढ़ाते जाओ दूर चलता जाएगा, लेकिन अगर इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो दे विल अपीयर टू मीट, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो इनको आराम से प्रोड्यूस करो, दे विल मीट, तो इस केस में जो इमेज बनेगा दे आर रियल इमेज, है ना। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं रियल इमेजेस की जो आपको माइंड में रखना होगा, है ना। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे आप कैमरा में फोटो लेते हैं, आप उसको फिर से स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन करते हैं, तो वो हो गया क्या, रियल इमेज, ठीक है ना। और जो वर्चुअल इमेज होगा उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है ना। जो स्फेरिकल मिरर, सॉरी, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, उल्टा।
सर अगर आप देखना चाहें तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज बनते हैं वो इन्वर्टेड नेचर के होते हैं, है ना। और जो प्लेन मिरर में इमेज जिसमें आप सजते संवरते हो, वो जो इमेज बनता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, इरेक्ट होता है। आप देख लेना, आप खुद को सीधा पाते हैं जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं तब, और आप ही का इमेज उल्टा नजर आएगा जब आप स्फेरिकल मिरर में देखेंगे तब, है ना। आपको यकीन ना हो तो आपके घर में कोई नया चम्मच रखा हुआ, चम्मच समझते हो ना, अरे हाँ मेरे भाई स्पून, है ना, कोई चम्मच रखा हो तो चम्मच के पीछे वाले पार्ट में ये चम्मच होता है ना, देख लो ये चम्मच होता है, इधर से आप खाते हैं चीज़ों को, इसका जो पीछे का सेक्शन होता है उसमें अगर आप खुद को देखने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट आप उल्टा नजर आ रहे हैं, है ना। चलिए ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जब भी पूछा जाए लिख दिया मैंने डिफरेंस, ये कॉमन कुछ डिफरेंसेज हैं जो आप इसको समझ के और फिर ज़रूरत पड़े तो नोट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट द डिफरेंसेज बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, है ना। बोर्ड एग्जाम्स में भी कभी कभी आता है, तो आप आराम से इसको लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पे, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर मतलब अभी मैंने बताया आपको कि आप जो घर में सजते संवरते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है ना। चलिए प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग पहले रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। तो ये रे डायग्राम ही है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, तो आप फटाक से यही डायग्राम बना दोगे, है ना, आपका काम हो जाएगा। ये तो ही एग्जामिनेशन वाली बात। चलिए आते हैं कहानी पे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, सर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का। तो मान लिया यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जहाँ होगा वहीं इंसिडेंट रेज की मुलाकात होती है। हाँ सर, तो लो यानी इंसिडेंट रेज अपनी जर्नी वहीं से शुरू करेगा। तो दो इंसिडेंट रेज हमने ले लिया, ये पहला इंसिडेंट रे और ये दूसरा। अब इंसिडेंट रे जब जाएगा तो सरफेस पे टकराएगा। सरफेस कौन, मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, है ना, दिस इज द प्लेन मिरर, है ना, ये क्या था, प्लेन मिरर। तो इंसिडेंट रेज सरफेस से टकराया। अब जब टकराएगा तो वापस लौट कर आएगा, है ना, हालांकि दूसरी तरफ लौटेगा लेकिन लौटता है। चलिए लौट गया। अब तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है ना, ये देखो ऐसे इधर और इधर। हाँ सर, क्या वो उधर मिलेंगे, नहीं सर, इधर तो संभव नहीं मिलना। तो क्या करोगे, प्रोड्यूस कीजिए पीछे, हो सकता है अपीयरिंग टू मीट हो जाए। तो जब हमने प्रोड्यूस करके देखा तो दे आर अपीयरिंग टू मीट, है ना। तो उनकी मुलाकात हो गई। तो हमने डॉटेड लाइंस में ड्रॉ कर दिया। डॉटेड लाइंस का मतलब कि दे आर अपीयरिंग टू मीट, डॉटेड लाइंस का मतलब दे आर अपीयरिंग टू मीट, है ना। अब दे अपीयरिंग टू मीट, यहाँ पे मीट कर गया, और जब अपीयरिंग टू मीट हो तो कैसा इमेज बनेगा, जहाँ पे मीट हुआ, मैंने बताया था ना कि रिफ्लेक्टेड रेज की जहाँ मुलाकात होती है वहीं इमेज बनता है। तो यहाँ इमेज बन गया, लेकिन अपीयरिंग टू मीट था तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्योंकि इमेज वर्चुअल है वो कैसा होगा सर, इरेक्ट होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं हम इसके इमेज के रिगार्डिंग, कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साइज का बराबर होता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। मतलब आप मिरर से जितनी दूर खड़े होंगे इमेज भी उतनी ही दूर पे बनेगा, है ना। मीन्स ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द इमेज, बोथ आर सेम, है ना। चलिए ये तो हुई इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अगर कोई पूछता है आपसे, या फिर एग्जामिनेशन में पूछा जाए, या फिर कहीं से भी कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि सर लाइट पढ़ लिया आपने, हाँ सर। प्लेन मिरर पढ़ लिया, हाँ सर। बताओ कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो फटाक से बता देना आपको कि अच्छा सुनिए, वो इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वो इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज का बराबर होगा। वो इमेज की दूरी प्लेन मिरर से जितनी होगी
उतनी ही ऑब्जेक्ट की भी दूरी मिरर से होगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और वो वाला इमेज एक खास कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करेगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जरा समझाएंगे प्लीज। जी हाँ, लैटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। मीन्स अगर जैसे अब मिरर में भी देखा होगा आपने, डेली लाइफ में फील करते हैं कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाओ तो लगता है कि आपने मिरर में कौन सा हाथ उठाया, बायां हाथ। वो इन्वर्ट हो जाता है जस्ट लाइक दिस, कि अगर लेटर पी को आप मिरर में देखोगे तो वो ऐसा नजर आएगा, लेटर आर को मिरर में देखोगे तो वो ऐसा नजर आएगा, है ना। दिस इज वॉट लैटरल इन्वर्जन इज, दिस फेनोमेना इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। मैं लिख देता हूँ, दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन, है ना मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लैटरल इन्वर्जन, है ना। तो देखिए हमने यहाँ तक क्या सीखा, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे होता है इसकी जानकारी हमने ली, और जो इमेज फॉर्म हो गया प्लेन मिरर में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी ये भी जाना हमने। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हुए मैं आपको बता दूं कि आप इसके डायग्राम की प्रैक्टिस घर पे करेंगे, जो टर्म्स आज मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले पे न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करेंगे। आपको मिलता है मल्टीपल बुक्स में इसके क्वेश्चंस होंगे, वो बनाएंगे आप, है ना। और अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक लंबा चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, ढेर सारा रे डायग्राम्स भी है, पढ़ने में मजा आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। घर पे जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, एससी वर्मा की बुक पढ़िए, है ना, जरूर पढ़िए, और खुद से नोट तैयार करने की कोशिश कीजिए। आप मेरा लेक्चर देख के नोट्स बनाइए, बुक्स पढ़ के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप चीज़ों का डेफिनेशन खुद क्रिएट करेंगे तो वो डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। मैं स्टार्ट से आपको बोल रहा हूँ और अंत तक यही बोलूँगा कि डेफिनेशन खुद से क्रिएट करना सीखिए, क्योंकि उसको याद करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ओके, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।